क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी कमरे में कदम रखते ही वहाँ का तापमान भाप लेती हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पार्टनर, आपके बॉस, आपकी माता, आपके पिता, आपके बच्चे या आपके किसी सहकर्मी का लहज़ा ज़रा-सा बदलते ही आपका पूरा शरीर अंदर से सख्त हो जाता है? सामने वाला इंसान अचानक शांत हो जाए, थोड़ा दूर रहने लगे या चिढ़ जाए, तो तुरंत आपका नर्वस सिस्टम एक तीव्र प्रतिक्रिया देता है। आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पेट में एक अजीब-सी गाँठ महसूस होने लगती है और आपका दिमाग पागलों की तरह ये सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मुझसे क्यों गलती हुई है? अब मैं इसे ठीक कैसे करूँ? यदि ये आपकी कहानी है, तो आप अकेली नहीं हैं। दूसरों की भावनाएं, उनके गुस्से, उनकी नाराज़गी और उनकी चुप्पी के लिए खुद को ज़िम्मेदार मानना एंग्ज़ायटी और इमोशनल बर्नआउट का एक ऐसा खतरनाक रूप है, जिसके बारे में समाज में पर्याप्त रूप से बात नहीं की जाती। हम इसे इमोशनल एब्ज़ॉर्प्शन यानी दूसरों के भावनात्मक कचरे को सोखना कहते हैं। हाइपर विजिलेंस, शायद आपने ये वर्ड कभी सुना होगा। ये आत्मरक्षा का एक पुराना मुखौटा है। मनोविज्ञान की भाषा में हम इस आदत को हाइपर विजिलेंस के नाम पे जानते हैं या एड्रेस करते हैं या कहते हैं। ये उन महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जिनका बचपन इमोशनल रूप से या तो अनप्रेडिक्टेबल रहा था, अनस्टेबल रहा था, या वो बहुत ही क्रिटिसिज्म के माहौल में बड़ी हुई, जहाँ उनके जो केयर टेकर्स थे, नर्चरर्स थे, शायद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, उन्हें हमेशा 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 क्रिटिसाइज किया। जब आप बचपन में ऐसे एडल्ट्स के आसपास समय बिताते हैं जिनका मूड पल पल बदलता है, जो कब गुस्सा हो जाएंगे और कब प्यार करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, तो आपका महसूस दिमाग को जीवित रखने के लिए सर्वाइवल मैकेनिज्म का एक रास्ता ढूंढता है। आप दूसरों के चेहरों के भावों को, उनके चलने की आवाज़, उनके दरवाज़ा बंद करने के तरीके और उनकी सांसों की गति को ट्रैक करना सीख जाते हैं, क्योंकि आप उनके मूड स्विंग से, उनके गुस्से से बचना चाहते हैं। बचपन में ये ट्रैकिंग आपको सुरक्षित रखती है, क्योंकि आप देख रहे हैं इनका मूड खराब हो रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है, ये अभी बिल्कुल उबल जाएंगे, तो आप अपने आप को बचा लेते हैं। और क्योंकि आपको पहले से ये पता चल जाता है कि अभी कोई तूफान आने ही वाला है। लेकिन समय के साथ यही आत्मरक्षा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आप सिर्फ दूसरों के मूड्स को नहीं भांपते एज यू ग्रो ओल्डर, बल्कि आप अपने अंदर उनको सोखने लग जाते हैं। यू स्टार्ट स्पॉन्जिंग दैट एनवायरमेंट। सामने वाले का तनाव आपका तनाव बन जाता है, उसकी निराशा जो है वो आपकी एंग्जाइटी बन जाती है। और जब तक आप उसके मूड को ठीक नहीं कर देते, आपका नर्वस सिस्टम आपको शांत बैठने की इजाजत ही नहीं देता है। तो आज एक और चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, डिफरेंस बिटवीन केयरिंग एंड कैरिंग। एक बहुत बारीक लेकिन गहरा अंतर। एक काउंसलर और थेरेपिस्ट के रूप में मैं हर दिन अपनी कम्युनिटी की महिलाओं को याद दिलाती हूँ, किसी भी इंसान की, XY इंसान की परवाह करना और किसी के बोझ को अपनी पीठ के ऊपर कैरी करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। हम में से अधिकतर महिलाएं इसका फर्क ही नहीं जान पाती। आप किसी भी इंसान को बहुत प्यार कर सकते हैं, उसे पूरा सहयोग भी दे सकती हैं,
बिना खुद को एक नेगेटिव एनर्जी में कंप्लीटली डुबोए बिना। आप उसकी बात को गहराई से सुन सकती हैं बिना किसी परफॉर्मेंस के। आप उस इंसान का दर्द भी बर्दाश्त कर सकते हैं बिना ये सोचे कि मुझे उसे खुश करना है, क्योंकि किसी और के नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपको ऐसा लगता है तो आप जाने अनजाने में केयरिंग के नाम पे दूसरों का इमोशनल बैगेज कैरी करने लग जाते हो। आप अपने ऊपर ये जिम्मेदारी उठा लेते हो कि इसका मूड ठीक होना या इसके मूड को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। और इसको करते, जब आप इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, इस बिहेवियर को करते करते आपको अपने आप एक तरह से बर्नआउट होना शुरू हो जाता है। आप नेगेटिविटी के रास्ते पे चल जाते हैं। आप एक ऐसे रास्ते पे चल जाते हैं जहां आपको ओवरवेल्म महसूस होता है, आपका नर्वस सिस्टम डीरेगुलेट हो जाता है और आपको कांस्टेंट थकान रहती है। और आप सोचते हैं ये तो मेरा काम है, ये तो मेरा फर्ज है, ये तो मुझे करना ही है। और आप एक लूप में फंस जाते हैं। इतने गहरे लूप में आप फंस जाते हैं कि आप अपने आप को चाहकर भी उससे निकाल नहीं पाते। और धीरे धीरे वो आपके सिस्टम में अपना पूरी तरह से हावी होने का काम करता है और आप धीरे धीरे मेंटल हेल्थ इश्यूज के शिकार होते हैं। आप धीरे धीरे बात बात पे रो देते हैं। आप धीरे धीरे अपनी हैप्पीनेस की चाबी किसी और के हाथ में थमा देते हैं। और ये करते करते आपका जो जिंदगी का जो पर्पस है, आप खाना पीना सोना दूसरों का बोझ उठाने के लिए तो पैदा नहीं हुए, लेकिन आप उस चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं और गहरे फंसते जाते हैं। मेरे प्रोग्राम में, मेरी 1-to-1 कॉल्स में अगर मेरे साथ 2 औरतें जुड़ती हैं तो उसमें से एक के यही सिम्टम्स हैं। इंस्टेड ऑफ सामने वाले के दर्द को सुनना और समझना, वो सामने वाले का दर्द को खुद महसूस करने शुरू हो जाती हैं। उस दूसरे इंसान को वो स्पेस देना कि वो अपनी इमोशंस को, भावनाओं को व्यक्त कर दे, वो उनके मूड को ठीक करने की जिम्मेदारी लेने लग जाती हैं। अपनी ऊर्जा में स्थिर रहने के बजाय वो एंग्जाइटी और तनाव का शिकार हो जाती हैं। शायद आपने भी ये महसूस किया होगा। और उनको ये लगता है मुझे यही करना है, यही मेरा रोल है, दूसरों की खुशी की जिम्मेदारी मेरी है। दूसरे की मूड की जिम्मेदारी ना लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कोल्ड हो जाएं, बिल्कुल डिटैच्ड हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब सामने वाला इंसान किसी कठिन दौर से गुजर रहा है या भावना से गुजर रहा हो, तब आप अपनी जो आंतरिक चेतना है, आपकी जो अपनी ऊर्जा है, उसे संभाल के रखें। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप उसका बोझ उठाएं। कई बार मदद जो हम करते हैं ये सोच के यही एक सही तरीका, वो बिल्कुल गलत तरीका होता है हमारे लिए। जब हमारा कोई भी करीबी किसी भी तरह के तनाव से गुजर रहा है तो मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी बात को सुने। ऐसा नहीं कि उस दलदल से जिससे वो गुजरा है उसमें आप भी छलांग मार दें। एक स्वस्थ और मजबूत जो सपोर्ट सिस्टम है वो वैसा नहीं दिखता जैसे लोग उसको समझते हैं। लोग ये समझते हैं अरे कि किसी से प्रॉब्लम हो रही है, कोई किसी चीज़ से गुजर रहा है तो सोल्यूशन देने का मतलब तो ये है सामने वाले को हंसाने की कोशिश करना, वो इमीडिएटली ना नॉर्मल फील करें।
जो इस इंसान की जर्नी है, जो किसी ट्रॉमा से, किसी एक्सपीरियंस से गुजर रहा है, उसको अपना वक्त और टाइम लगेगा नॉर्मल होने में, हील होने में। जब कोई रो रहा है या गुस्से में है तो आप बस शांत रहें, गहरे तरीके से उनकी बात को सुने और उन्हें उस भावना का अनुभव करने की अनुमति दें। अलाउ देम टू हैव दैट एक्सपीरियंस। डोंट मेक द एंटायर सिचुएशन अबाउट यू। ये आपके बारे में नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम भी नहीं है, ये उनका चैलेंज है, उनकी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने दें। और मज़े की बात यह है, जब आप अपने आप को स्टेबल रखते हो, जब आप अपने आप को शांत रखते हो, तो आप ऑटोमेटिकली उनको वो स्टेट अचीव करने में बहुत हेल्प करते हो और इमोशनली आप अवेलेबल भी हो। तब आप एक मैच्योर वे में उस इंसान की मदद भी कर सकते हो। लेकिन उस चीज़ में जंप करके आपने अपने अंदर जब नेगेटिविटी क्रिएट की, एंग्जाइटी क्रिएट की, ओवरवेल्म क्रिएट किया, तो आपकी जो एबिलिटी है उस सिचुएशन को बेटर समझने की, आपने उसको तो नकार ही दिया। You didn't allow yourself to be present for that person because you absolutely lost the plot. लोगों को फिक्सर्स की जरूरत नहीं होती, उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके मुश्किल दौर में उनके साथ खड़ा रह सके, उन्हें बिना जज किए सुन सके और उन्हें ये एहसास दिला सके कि वे इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। तीन चीजें आप कर सकते हैं, तीन कदम ऐसे उठा सकते हैं कि जब कोई एक ओवरवेल्म सिचुएशन से गुजर रहा है, अपनी इमोशनल एब्जॉर्प्शन जो है उसको कैसे आप रोक सकते हैं। पहली चीज, शारीरिक ठहराव और सोमैटिक रीसेट। दिस द फर्स्ट स्टेप यू कैन टेक। जैसे ही सामने वाले के चेहरे पर शिकन देखें, आपको लग रहा है इसके साथ कुछ हो रहा है, अपने रिएक्शन की प्रक्रिया को 5 सेकंड के लिए रोक दें। नोटिस करें कि क्या आपके दिल की धड़कन खुद की बढ़ रही है, उसकी तो बढ़ ही रही होगी। क्या आपकी जो सांसें हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं, उथली हो गई हैं? अगर आप ऐसा महसूस करें सो इमीडिएटली अपने जॉज को ढीला करें, कंधों को नीचे की तरफ छोड़ें और नाक से गहरी सांस लें। अपने शरीर को ऐसा करने से आप ये संदेश देते हैं कि सामने वाला परेशान है, लेकिन मैं खतरे में नहीं हूँ। आपका वो जो बचपन का रिकॉर्ड बच रहा है ना, आपने इस वक्त ये करके उस रिकॉर्ड को चेंज करने की कोशिश की। दूसरी चीज, दिस इज नॉट माई स्टोरी एनी मोर। अपने मन के अंदर भीतर एक स्पष्ट लाइन खींचे, एक सीमा बांधे। खुद से कहें, ये गुस्सा या उदासी उस वक्त व्यक्ति की अपनी यात्रा है, इस मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इट इज नॉट माई स्टोरी। ये उनका मूड है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये आपके मन को दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से को सोखने से तुरंत रोक देता है। तीसरी चीज, उस सिचुएशन को फिक्स करने के बजाय उसको वैलिडेट करें। सामने वाले को सलाह देना या उसके मूड को ठीक करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जोकर बनने की कोशिश बंद कर दें। आप कोई कॉमेडियन तो है नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है वो उस इंसान की जर्नी है। उनको आप शांति से
आराम से कह सकते हैं, मैं देख सकती हूँ कि तुम परेशान हो, तुम गुस्से में हो, मैं यहाँ हूँ, अगर तुम बात करना चाहते हो तो। और फिर चुप हो जाए। उन्हें अपनी भावना को पूरी तरह व्यक्त करने का मौका तो दें। जब आप शांति से, बहुत कंसर्न्ड वे में प्रेजेंट होते हैं तो आप उनको हील करने में हेल्प करते हैं। जब कोई इंसान डूब रहा है, आपको वो तो करना आता नहीं है, स्विमिंग करनी आती नहीं, और अब उसके साथ पानी में छलांग मार दी आपने, तो आप उसको भी डुबोएंगे, खुद को भी डुबो देंगे। जिंदगी में बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम महिलाएं अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा का एक मुख्य पात्र बने और ओवर फंक्शनिंग महिला ना बने, जो अपनी पूरी ऊर्जा को खर्च कर देती है, जिससे वो खुद की लाइफ में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के रह जाती है। दूसरों के मूड्स को सोखना बंद कर दीजिए। और ये कोई सेल्फिश चीज़ नहीं है, बल्कि दिस इज़ अबाउट योर बीइंग इन अ थ्राइविंग स्पेस। ये आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूत रखेगा। जब आप दूसरों को उनके हिस्से का दुख, गुस्सा या निराशा संभालने की आज़ादी देती हैं, तो आप उनका भी सम्मान करती हैं। कई बार मेरे साथ पेरेंट्स जुड़ते हैं जो बताते हैं उनके बच्चे क्राइसिस के साथ गुजर रहे हैं और वो कुछ भी करके उस चीज़ को, उस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। मैं उनको कहती हूँ खड़े रहें अपने बच्चों के साथ, लेकिन हमेशा याद रखें, उनको स्पेस दें हीलिंग की। जब आप खुद को उनकी भावनाओं से अलग रखते हो तो आप अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी मेंटल हेल्थ की रक्षा करते हो। आज से ही इस सत्य को स्वीकार कीजिए, उनका मूड, उनकी यात्रा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप किसी चैलेंज से गो थ्रू कर रहे हैं तो आप मेरे साथ एक 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।